नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नापाक में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पाकिस्तान इन दिनों लाचार है, कंगाली के स्तर से और नीचे जा रहा है। वजह है ईरान और इजरायल जंग। एक तरफ जंग जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल खस्ता है। पाकिस्तान का शेयर बाजार युद्ध के नीचे धड़ाम से नीचे गिरा और पूरे देश में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान कसम खाए खड़ा है और इस बार करारा जवाब देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के शेयर बाजार में सोमवार को ऐसा भूचाल आया जिसने इतिहास रच दिया है। ईरान और इजरायल जंग के बीच अचानक पाकिस्तान में कंगाली के बादल छाने लगे। वजह थी शेयर बाजार में गिरावट। पाकिस्तान इन दिनों बीच में फंसा हुआ है। देश के अंदर आर्थिक संकट और जनता का आक्रोश, तो देश के बाहर जंग के बीच अपना स्टैंड। जंग की आंच, पाक के बाजार में भूचाल। गिरते ग्राफ, लाल स्क्रीन, निवेशकों के उड़ गए सीन। सुबह की शुरुआत, भारी आघात, शाम तक बाजार हुआ बर्बाद। एक तरफ महायुद्ध की दास्तां जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लाचार नजर आ रहा है। वैश्विक तनाव और बढ़ती जंग की कहानी के बीच पाकिस्तान गृह युद्ध की स्थिति और अपनी आर्थिक तंगी पर रो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के शेयर बाजार में सोमवार को ऐसा भूचाल आया जिसने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अचानक डूब गई। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल स्थिति का शिकार है। ऐसे में कंगाल देश के दो गरीब आका शहबाज और मुनीर हाथ में कटोरा लिए फिर बाहर निकलने को बेताब हैं। अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में तुला हुआ है। वजह है ईरान और इजरायल युद्ध। अमेरिका के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के विश्लेषक और ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ही दिन में 16,000 से ज्यादा अंक टूट गया। इससे पाकिस्तान के शेयर बाजार का ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। सोमवार सुबह बाजार खुलते ही भारी गिरावट शुरू हो गई। हाल देखते ही देखते पाकिस्तान के होश उड़ गए। शुरुआती कारोबार में करीब 12,334 अंक यानी 7.34% गिर गया। दिन ढलते ढलते गिरावट और गहराती गई और इंडेक्स 16,090 अंकों तक लुढ़क गया।
पिछले सत्र में 1,70,000 लगभग अंकों पर बंद हुआ। इंडेक्स फिसलकर करीब 1,51,972 अंकों के स्तर तक पहुंच गया। यह एक दिन में पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया है। तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन पर खतरा और क्षेत्रीय अस्थिरता ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसी डर के चलते पाकिस्तान में निवेशकों ने तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में पैनिक सेलिंग देखने को मिली। अब ऐसे में पाकिस्तान की जनता सवाल कर रही है अपनी सरकार से कि आखिरकार ये कंगाली और गरीबी कब तक झेलेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन हालत में है, क्योंकि पीछे अगर देखा जाए कि पिछले जो 50 सालों से जंग में मुब्तला रहा अफगानिस्तान से भी इकोनॉमी अभी नीचे हो गई है। तो ये सरासर करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसी की वजह से है। एक तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर अरसा अमरीत में गुजरा है और वहाँ डेमोक्रेसी रही है, ठीक है। एक तो बुनियादी वजह ये है। उसके बाद फिर जो अभी हाफिज साहब हमारे सामने कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे चंद खानदान आ गए हैं, वो खानदान तो अमीर तर हुआ लेकिन मुल्क का इकोनॉमी का सत्यानाश किया है। यानी उन्होंने पर्सनल फायदे के लिए मुल्क पे बहुत बड़ा नुकसान किया और वही चंद खानदान है और वही 200 इलेक्टेबल लोग हैं तो जिसके साथ मिलते हैं उसकी हुकूमत बना देते हैं। तो ये तो उन्होंने 200 खानदान और ऊपर एक खानदान पीवीटी कंपनी बना दिया। पाकिस्तान तो है ही नहीं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाना है तो फिर उन पढ़े लिखे लोगों को, इकोनॉमिक्स के माहिर को ऊपर ला के बिठाना होगा जो इस मुल्क की समत को डायरेक्ट करें, ना कि एक खानदान इसको, चाहे वो पीपी हो चाहे वो नून लोग हो, एक खानदानी सिस्टम बनना चाहिए पाकिस्तान। और इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से ग्रोथ ज्यादा क्यों करे? जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 7.2% है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस टाइम पे जो करंट चल रही है वो 3.2% पे चल रही है। पहले पाकिस्तान की जीडीपी 2% पे थी, अभी थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ आगे गई है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ 4.5% पे। इंडिया की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फास्टिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। इसकी क्या वजह है? इसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह जो तमाम पब्लिक सेक्टर यानी गैस आप देख लें, बिजली देख लें, वो तमाम शोबे जो किसी भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के मटेरियल को सस्ता बनाते हैं। आज बांग्लादेश भी हमसे आ गए इसलिए कि वहाँ बिजली सस्ती भी है और मौजूद भी है, गैस सस्ता भी है और मौजूद भी है। हमारे यहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग है। सनतकार बड़ी मुश्किल से अगर वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मुकाबला कर रहे हैं तो फिर कीमत इतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट बन जाती है कि आलमी मार्केट के अंदर खरीदार उसको तो नहीं खरीदेगा। अभी आपको पता है इंडिया और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया, उससे तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री धरने से बैठ जाएगी, हाल क्या हो जाएगी। बल्कि ये जो थोड़े बहुत जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये इंडोनेशिया और बांग्लादेश चले जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आप उनको वो कोई इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं तो सबके इदारे ऊपर आ जाते हैं और उनके ऊपर टैक्स तो अपनी जगह जो उनको लूट मार और रिश्वत देनी पड़ती है ना। आप सनतकारों किसी को बैठा के पूछ लें तो वो कानों को हाथ लगा लेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बिजनेस करना हमारे लिए अजाब बन जाता है यहाँ पर। तो ये बुनियादी वजूहत है। बुनियादी एक मामूली बिजनेसमैन से आप पूछो ना कि उनकी कराची में क्या हालत है। कराची में उनकी जो बुनियादी बिजनेस है, छोटे बिजनेसमैन है, उनसे भी तरह तरह के जो है ना रिश्वतें लिए जाते हैं और तरह तरह के उन पर कुयुदात होते हैं। ये बिजनेसमैन को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि वो ग्रो कर सके। बिल्कुल, मैं कहीं हम जो है ना कि कारखाने सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मगर वहाँ पर क्या किया जाता है, कई ज्यादा लोग इस तरह के वो अक्सर बांग्लादेश में जा रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में अपने कारखाने खोल रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर जो है ना टैक्सेस भी कम है उनको और पुण्य चीज भी मौके भी बहुत ज्यादा मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। पाकिस्तान की जब भी बजट बनता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके पाकिस्तान का बजट बनता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाती है? और इंडिया की अगर इकोनॉमी देखें, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, वो पाकिस्तान से बेहतर किस वजह से? क्या समझते हैं बेहतर किस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमियों से वो इकोनॉमियां? सबसे पहले बुनियादी तो वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क वो मुल्क है कि जो कलमे के नाम पर बना। इस मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है, तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है? बुनियादी तौर पे आप सऊदी निजाम तो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी चल रहा है। मैं आ रहा हूँ उसी पर, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है निजाम, लेकिन वो लोग बेईमानी में भी ईमानदारी करते हैं। यहाँ पर बेईमानी में भी बेईमानी की जाती है। मसला यहाँ पर यह है, और ये करप्ट टोला है जो पिछले 75 सालों से काबिज है इस मुल्क में, और एक के बाद एक आता है। फूल बोने वाले एक ही है, अलग अलग तैयारियों में बोए जाते हैं, तजुर्बे हो रहे हैं। कभी कोई नून के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है। मुल्क की बस इकोनॉमी हर चीज तबाह की जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या समझते हैं, क्यों पीछे? पाकिस्तान इकोनॉमी क्यों बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? मैं हूँ बेसिकली कारोबारी आदमी। मेरा तो मसला ये है कि जब हम देखते हैं कोई चीज दिवालिया हो रही है ना, जहाँ पे बोझ पड़ रहा है और कर्जों का बोझ पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं?
सबसे हम पहले ये काम करते हैं कि मजीद कर्जे लेने बंद करते हैं और उसके बाद नए ये कर्जे उतारने की हम फिक्र करते हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं। ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी कर्जों से ही लेके कर्जे देके इंटरेस्ट लेके कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना जरूरी नहीं है, कर्जा उतारने के लिए खर्चे कम करना जरूरी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी जरूरी है। पहले आप अपने एक्सपेंसेस कम करें, आप देखें अल्लाह खत्म नहीं होते। हम कर्जा लेते कहाँ पे खर्च होते हैं? हमारे कर्जे जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जाती हैं, बड़े बड़े महलात बनाए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने खर्चे पूरी करती है, हुक्मरानों की तनख्वाहें बढ़ रही होती है और आवाम इसी तरह से रुल रही होती है। ये रोडों पे देख रहे हैं, लोग मर रहे होते हैं। आप ये बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी रोड खुदा पड़ा हुआ है, इसका इतने अरसे से खुदा हुआ है, क्यों खुदा हुआ है? इसके पैसे कहाँ गए? जो 10 अरब रुपए में प्रोजेक्ट होता है, जब वो मुकम्मल होता है उसकी लागत 50 अरब रुपए हो जाती है। क्यों डिले करते हैं? डिले टैक्टिक्स होती है, कहते हैं चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, इसके पैसे बढ़ाए जाए तब हम काम करेंगे। ये बदनीयत लोग हैं। इन पे इत्मीनान करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। जरूरी इस चीज की है, अगर आपने कर्जे उतारने, अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है तो आपको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक नई चुनौती के सामने खड़ा है। कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती महंगाई और कर्ज के दबाव के बीच ये गिरावट सरकार के लिए बड़ा झटका है। खबरों की माने तो अगर क्षेत्रीय तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर और गहरा हो सकता है। इतना ही नहीं, शहबाज और मुनीर विदेशों में जाकर जो भीख लेकर आते थे, अब वो भी इतनी नहीं है कि अपने देश की गरीबी और महंगाई से लोगों को छुटकारा दिला सके। क्या समझते हैं ये जंग कौन जीतेगा? इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा ईरान अमेरिका जंग का? जंग तो इंशाल्लाह मुसलमान ही जीतेंगे और ये है कि फतह इंशाल्लाह इन दी एंड मुसलमानों की ही होगी। जैसा कि हम मुसलमान हैं तो हमारी सोच भी यही है और हमारी दुआ भी यही है। ईरान के पास आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि ईरान आप कह रहे हैं कि अमेरिका को हरा लेगा? ईरान कैसे हराएगा अमेरिका को? ईरान के पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हथियार हैं। जो भी है अमेरिका वन मैन शो बना हुआ है इस वक्त, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है वही होता है। क्या समझते हैं अमेरिका दुनिया के अंदर ये क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, वो अपने आप को एक जो सुपर पावर शो, जबरदस्ती का शो करना चाह रहे हैं ना कि भाई हम सुपर पावर है। जब ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है, कौन जीतेगा ये जंग? इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 52 वो कंट्रीज हैं जो मुस्लिम हैं और इसके बावजूद भी कोई यकजहती नज़र नहीं आ रही। अगर हमारे किसी भी कंट्री मतलब किसी भी मुस्लिम कंट्री पर हमला हो रहा है तो मुसलमानों को 52 कंट्रीज, यार मैं ये हैरान हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज या ये जो यहूदी इसराइली जो है वो हम पर हमला कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी मेजोरिटी के अंदर मुस्लिम से और कोई आपस में कोई यकजहती नज़र नहीं आ रही। अगर ये यकजहती होती तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है मुस्लिम कंट्रीज पे हमला कर सकता है। सर आप मुझे ये बताएं कि ईरान पे हमला किया क्यों जा रहा है? किस वजह से ईरान से जो है इनको जो है ना खतरा पेश आ रहा है? क्या मसले मसाइल हैं? वो यही तो मसला है कि ईरान जो है अपनी एटमी पावर को मजबूत कर रहा है, वो अपनी सलाहियतों को मजबूत कर रहा है, वही सारा मसला है। तो आप ये समझे कि एक कंट्री से डरने का मतलब ये है कि अगर 52 इकट्ठे हो जाए तो आपको लगता है कि कोई और हम पर हमला कर सकता है? इस जंग का नतीजा आप क्या समझते हैं क्या निकलेगा? ये जंग कहाँ पे जाके खत्म होगी? क्योंकि इस वक्त जो ट्रंप ने धमकियां दी हैं, ट्रंप ने ईरान को कहा है कि हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा तबाह करने की बात की है, कोई हल्की बात नहीं की है। और नेतन्याहू ने भी ये बात कही है कि इस टाइम पे शदीद हमला होगा और ताकतवर हमला होगा। एक्चुअली मसला ये है कि बात यहाँ पर सिर्फ ईरान की नहीं है, बात किसी भी मुस्लिम कंट्री की जाए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की भी की जाए, तो अगर कल कला को ये बयान हमारे लिए भी आता है तो क्या हमारे पास, आप क्या समझते हैं कि आपके पास एटमी पावर है तो आप यूज़ कर लेंगे और फ़ौरन किसी को भी तबाह कर देंगे? एटमी पावर को यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग मईशत की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग मईशत है आपके पास इतनी? ईरान के खिलाफ जो अभी जंग हो गई है,
ये एटॉमिक बम को रोकने के लिए जंग हुई है कि ईरान एटॉमिक बम नहीं बना ले, या इसके पीछे कोई और बात हो सकती है? इसके पीछे खुफिया क्या चीज हो सकती है जिस वजह से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं? मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि अमेरिका जो हमसे आज से 50 साल ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी लेके बैठा हुआ है, उसको ईरान की टेक्नोलॉजी से कोई मसला होगा, या वो डर रहा है कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकूंगा इन फ्यूचर, वो बहुत ताकतवर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बरक्स कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी प्लानिंग है जो खुफिया है, हाइड किया हुआ है, और सामने ये मंजरनामा पेश किया गया है कि ईरान अपनी इतनी ताकत बढ़ा रहा है तो हम इस पर हमला कर रहे हैं। हथियार किसके पास नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास नहीं है? क्या अमेरिका के इंडिया के पास नहीं है? अफगानिस्तान के पास नहीं है? हथियार किसके पास? क्या जमीनी लड़ाई लड़ सके अमेरिका? अफगानिस्तान से जमीनी लड़ाई जीत सका कोई? कितने साल, 18 साल 20 साल तक लड़ते रहे, नहीं जीत सके ना। पूरे नेटो को अफगानिस्तान ने डिफीट किए, ठीक है, जमीनी लड़ाई थी तो क्या बगैर हथियार के? तो आपको क्या लगता है प्लास्टिक के चाकू से तो वो भी नहीं लड़ रहे थे? हथियार तो उनके पास बहुत था, अब भी है। तो हथियार की बात नहीं की जा सकती कि यहाँ पर ईरान के पास हथियार है, या वो अपने जो जोहरी मशाकिल की वजह से जो ना उससे लोग इसराइल डर रहा है या पाकिस्तान या अमेरिका डर रहा है, ये वो बात नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ हाइड है इसके पीछे, कोई और वजह है। ईरान और इसराइल की जंग में कौन जीतेगा? यार मेरा तो सपोर्ट है ईरान के साथ, साफ बात है। इंशाल्लाह वो जीतेगा भी और दिखाएगा भी। कैसे जीतेगा ईरान? अमेरिका उसके सामने खड़ा हुआ है। अमेरिका खड़ा होने देना, बड़े बड़े आए हुए चले गए ना सब, इधर से जाना तो सबको है, लेकिन सपोर्ट हम करेंगे ईरान को भाई, हमारा सपोर्ट है। जंग किसी के मफाद में नहीं है, जंग तबाही है। जंग जो भी करेगा वो तबाही करेगा, ट्रम्प को क्या पता है? लेकिन ये जंग पूरे अरब के अंदर लग गई है, क्या नतीजा इसका निकलेगा? तो ये अरब को सोचना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए इस वक्त। ईरान बाना है, पाकिस्तान निशाना है। आपको क्या लगता है ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, जब ईरान पे आएगा तो बॉर्डर पाकिस्तान का लगेगा साथ में। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी लड़ाई चल रहा है। ये सारा अमेरिका का एक गेम चल रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहे, और उधर खुशी बना रहे, ये मसला है। आपको पता है अमेरिका के साथ ईरान लड़ रहे हैं, अमेरिका सुपर पावर है। ईरान के पास जो है ना हैदर का नारा है, इंशाल्लाह ईरान की फतह होगी। ये जंग का नतीजा क्या निकलेगा? ये जो जंग चल रही है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि पूरी अमेरिका जो ईरान की एटॉमिक पावर है वो भी तबाह कर देगी, ईरान की पूरी नेवी भी तबाह कर देगी। बोल रहा है ना, तबाह तो नहीं हुई ना अभी तक। हमले तो कर रहे हैं अमेरिका, तो ईरान भी तो कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक तरफ जंग का साया, दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता। इन दोनों के बीच पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरह पिसता नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में बाजार संभलेगा या फिर गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में उन सभी दावों की पोल खुल गई है जो कंगाल भिखारी देश के आका दुनिया में जाकर किया करते थे। सुरक्षा का वादा करने वाले मुनीर की सेना हमले के दौरान कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि अफगान इस बार कसम खाकर जंग के मैदान में उतर गया है। अफगान सेना लगातार पाकिस्तान को हमले का जवाब दे रही है और पाकिस्तान में मुनीर की सेना घबराई हुई है। आधी रात का वार, सरहद पर तकरार। आधी रात, गोलियों की गूंज, टैंकों की गर्जना और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर बढ़ता तनाव। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात अचानक बिगड़ गए। आधी रात को सरहद पार पर सन्नाटा था, लेकिन कुछ देर में गोलीबारी की आवाजों ने खामोशी तोड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर डूरन लाइन पार कर अफगान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद अफगान सेना ने इसे आक्रामक कार्रवाई बताते हुए जवाबी हमले शुरू किए। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत से लगे इलाकों में शोरबाग, स्पिन बोल्डक, मारूफ और अर्गिस्तान में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले की खबर है, जिससे अब शहबाज सरकार और मुनीर की सेना भी टेंशन में है। जाबुल कमरुद्दीन और खोस्ता मिरान शाह बॉर्डर के पास भी भारी हथियारों के इस्तेमाल की सूचना मिली और मुनीर की सेना लगातार भाग रही है। पाकिस्तान की हाल की कार्रवाई को देखते हुए अफगान सेना का दावा है कि उन्होंने 7 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया। 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। कुछ सैनिकों को हिरासत में लेकर अफगानिस्तान लाया गया। ये कोई पहली बार नहीं जब अफगान के हाथों पाकिस्तान पिट रहा है, बल्कि समय समय पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीटता रहा है और उससे सबक सिखाने की फिराक में रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सीमा पर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी और सीमा पार हमलों के आरोपों को लेकर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। हालांकि अधिकतर झड़पें सीमित स्तर तक थी, लेकिन इस बार भारी हथियारों के इस्तेमाल की खबरों ने स्थिति को ज्यादा गंभीर बना दिया और सामने आ रही तस्वीरें इस बात का पक्का सबूत है। पाकिस्तान बुरी तरह पिट रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है और जनता परेशान है। तो सवाल यह है कि तनाव की असली वजह क्या है? डूरन लाइन का विवाद, सीमा पार आतंकी गतिविधियों के आरोप, तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच अविश्वास, सीमा पर चौकियों का निर्माण। इन मुद्दों ने दोनों देशों के रिश्ते में लगातार खटास पैदा कर दी और अब हाल ये है कि पाकिस्तान अफगान का सामना करने में फेल होता नजर आ रहा है। फिलहाल सीमा पर हालात तनावपूर्ण है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और शहबाज मुनीर मुंह छिपाए बैठे हैं, जिससे पाकिस्तान की जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। यहाँ पे खड़े होके ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला था कि पुराना जमाने में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा था, हर चीज देता था, शुरू से भी करता था। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले
यानी 80 साल पहले बात, 75 साल पहले बात, ठीक वो है। हम साथ उसके साथ अच्छा ताल्लुकात यानी था। इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराने शुरू बड़े बेहतर पुराना हैं। से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं, दूसरा होता है। तो जो अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको है, सही ये तो कहता हूँ साबित हो गया। कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं, हाँ। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं। इसराइल पे हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि उनको जवाब दे दी। ठीक है। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, ठीक है। ना लड़े। अच्छा, अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शायद बहुत से लोगों को उनकी लैंग्वेज या उनके एक्सेंट की वजह से बात समझ ना आ रही हो, लेकिन अंकल का ये कहना है कि भाई हम ना अमेरिका के दुश्मन है, ना ही अफगानिस्तान के दुश्मन है, ना ही ईरान के, ना ही किसी कंट्री के। हम सब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर भी प्रेशर न डाले, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ जी, अब हम आजाद मुल्क है। खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये तनाव कूटनीतिक बातचीत से थमेगा या फिर ये टकराव और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।